मंजिल से कह दो पहुंच रहे हैं हम, थोड़ा सब्र कर ले चल पड़े हैं हम। नमस्कार दर्शकों, मैं निशित जोशी जिंदगी कैफे संवाद नो हेलारो कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हमारे साथ जो मेहमान उपस्थित है, इन्होंने ये पंक्तियां सही अर्थ में चरितार्थ की और आने वाले समय में ये इसको और सार्थक करने जा रही है। दर्शकों, ये एक ऐसी ट्राई एथलेट है। ट्राई एथलेट माने स्विमिंग, रनिंग और साइकिलिंग का कॉम्बिनेशन। ये एक ऐसी कठिन स्पोर्ट है जिन्हें बहुत कम लोग अपनाते हैं। आज मेरे साथ उपस्थित है साउथ एशियन चैंपियन और नेशनल चैंपियन प्रज्ञा मोहन। हम उनसे सीधा बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी सफलताएं क्या है, उनकी विफलताएं क्या है, कौन कौन से हर्डल्स उनकी लाइफ में आए, उनके पूरे जीवन कवन के बारे में, बचपन से लेकर अभी तक का जो उनका सफ़र रहा है जीवन का, उसके बारे में बात करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसके अलावा एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है। तो आइए सीधा संवाद करते हैं प्रज्ञा मोहन से। प्रज्ञा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी कैफे कार्यक्रम में। शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और ये वार्तालाप करने के लिए। सबसे पहले आपके बचपन से शुरुआत करते हैं। अंकलेश्वर में आपका जन्म हुआ। बचपन में काफ़ी एक्टिव रही होगी, तभी आप इतने लेवल पे आई है। आपका बचपन कैसा था? मेरा बचपन बहुत ही अच्छा था क्योंकि मैं एक कॉलोनी में रहती थी। मेरे पापा गुजरात गार्डन में काम करते थे और वहाँ पर हमारी अमेरिकन कॉलोनी थी, तो मुझे बहुत ग्रीन लॉन्स थे जहाँ हम लोग खेलते थे। फिर स्विमिंग पूल था छोटा सा जहाँ पर मैंने स्विमिंग पहली बार किया और वहीं पर मैंने काफ़ी अपने स्टार्टिंग का प्रैक्टिस किया है। हमारा स्कूल विद इन द कैंपस था, तो बहुत ही एक कॉलोनी थी जिसमें मतलब सब कुछ कर सकते थे। मेरे दोस्त भी वहाँ रहते थे, मैं वहीं पर स्कूल जाती थी, वहाँ पर स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ थी। तो मेरा बचपन मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा गुजरा है, जिसमें मुझे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने का मौका मिला। और मेरा स्कूल चंद्रबाला मोदी एकेडमी था, मेरा पहला स्कूल। वहाँ पर मुझे इतने सारे टीचर्स ने मोटिवेट किया, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, मैंने सारे स्पोर्ट्स वहाँ पर चालू किए थे। बिल्कुल। तो ऐसा कह सकते हैं कि बचपन से ही आपको स्पोर्ट्स के प्रति रुचि थी और धीरे धीरे उसकी ही फलश्रुति है जो अभी आप इतने सफलता के शिखर को प्राप्त किया है। बहुत अच्छी बात है। और आप अभी साउथ एशिया चैंपियन हो और नेशनल चैंपियन भी हो। 2019 में, दर्शकों मैं एक बात बताऊंगा, आपको जान के भी आनंद होगा कि 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, ट्रायथलॉन वर्ल्ड कप जो स्पेन में हुआ था, उसमें प्रज्ञा जी एक ऐसी ही इंडियन है जिसने भारत देश को रिप्रेजेंट किया था। तो ये हम सब के लिए गर्व की बात है। प्रज्ञा जी, जैसे कि आपने स्कूलिंग की बात की, एक व्यक्ति आपके जीवन में आए, गीतांजलि चौधरी। तो वो गीतांजलि चौधरी जी का रोल क्या था आपके जीवन में, वो बताइए। गीतांजलि मैम मेरे पहले स्विमिंग टीचर थे जो मेरे स्कूल में आई थिंक 2002 में मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मेरा पहला स्विमिंग लेसन लिया। वो मेरे ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं क्योंकि उनका एक बहुत ही अनोखा स्टाइल था। मतलब कि बच्चे पानी से डरते थे, स्विमिंग पूल में पानी देख के और इतना डेप्थ देख के डरते थे। तो वो हम लोगों को उनके पीठ के ऊपर बैठाती थी और पूरा स्विमिंग पूल के चारों तरफ ले जाती थी जिससे हमारा पानी का डर कम हो जाए। तो वो कहानी मतलब ऐसा लगता था जैसे वो क्रोकोडाइल बन जाती थी और हम बंदर थे और उनके पीठ पे बैठ के पूरा स्विमिंग करते थे। तो एक वो बहुत ही अच्छा तरीका था उनका। और जैसे वो अप्रोच करती थी कि मतलब बच्चों को पानी से डर ना लगे, बच्चे स्विमिंग से प्यार करने लगे। और वो एक बहुत ही अच्छी नेशनल स्विमर उनके ज़माने में रही थी और अभी भी मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ। इनफैक्ट 2020 में वो चेन्नई स्पेशली आई थी मेरा नेशनल चैम्पियनशिप देखने। तो वो एक मेंटोर हैं और वो मेरी बहुत ही मतलब कि उन्होंने मेरा एक स्विमिंग जर्नी चालू किया है। बहुत बढ़िया। तो फिर उसके बाद ये जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे ये जर्नी आगे बढ़ी। तो जब मैं अंकलेश्वर में थी तब मैंने स्विमिंग फॉर्मली सीखी 2002 में। और उसके बाद जोनल कंपटीशन, CBSE जोनल कंपटीशन में पार्ट लिया, फिर स्टेट लेवल कंपटीशन में पार्ट लिया।
और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने पहले अपने स्टेट चैम्पियनशिप में पार्ट लिया, तो अंडर 14 स्कूल गेम्स का स्टेट चैम्पियनशिप था, और उसमें मैं सब इवेंट में, मतलब 3 या 4 इवेंट्स थे, सब में मैं लास्ट आई। अच्छे से लास्ट आई। और तब भी मतलब वो मोटिवेशन था कि मतलब मैंने डिस्ट्रिक्ट्स को पार करके स्टेट चैम्पियनशिप में भाग लिया, तो उसका मेरे को बहुत खुशी थी। मैं डीमोटिवेट नहीं हुई कि मैं हार गई। और फिर धीरे धीरे अंकलेश्वर के बाद हम लोग वलसाड़ शिफ्ट हुए थे। मेरे पापा ने उनका जॉब चेंज किया था, तो अतुल लिमिटेड करके कंपनी है और उसकी एक टाउनशिप है, तो हम लोग वहाँ पर रह रहे थे। और वहाँ पर एक 50 मीटर का ओलंपिक डिस्टेंस पूल था जहाँ पर मैं ट्रेनिंग करती थी। तो वहाँ पर गए, तो उसके बाद स्टेट चैम्पियनशिप में एक एक करके 2006 में मैं फाइनली स्टेट चैम्पियन बनी अपने इवेंट में, जिसके साथ मैं नेशनल चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्ट हुई। तो ऐसी मेरी जर्नी बहुत ग्रेजुअल रही है। ऐसा नहीं हुआ कि पहले दिन स्विमिंग के और मैं तुरंत जीत गई। मैं पहले लास्ट आई, फिर थर्ड आई, फिर सेकंड आई, फिर जाके फर्स्ट आई, जिसके वजह से मैं नेशनल चैम्पियनशिप में सेलेक्ट हुई। तो ये जर्नी बहुत ही ग्रेजुअल रही और मैं नेशनल स्विमर फिर अपने पूरे हाई स्कूल ईयर्स में रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेशनल स्विमर तो रही। बहुत कम लोगों को पता है कि आप चेस भी बहुत अच्छा खेलना जानती है, और अपने भाई से आप प्रेरित होके आपने चेस खेलना शुरू किया था, तो वो घटना बताइए। तो मेरा भाई बचपन से ही चेस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था। तो वो एक नेशनल चेस प्लेयर था, और जब वो बहुत ही छोटा था, आई थिंक 9 या 10 साल का था, तब उसने अंडर 17 स्टेट चैम्पियनशिप भी जीत ली थी, तो जो बहुत ही बड़ी बात थी। मुझे चेस में इतनी ज़्यादा रुचि नहीं थी, बट क्योंकि वो खेल रहा था और वो मेरा भाई था, तो ऐसा होता है कि जो भाई कर रहा है मैं भी कर सकती हूँ। तो उसके वजह से मैंने चेस, जो कोचेज़ आते थे, तो मैंने भी थोड़ा बहुत सीखा, और धीरे धीरे क्योंकि वो चेस टूर्नामेंट्स में जाता था, तो मैं भी उसके साथ जाती थी। तो बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले। इनफैक्ट मेरा पहला जो मुझे कैश प्राइज़ मिला है, वो स्विमिंग में या ट्रायथलॉन या रनिंग में नहीं मिला है, वो मेरे को चेस में मिला है। एंड मैं स्टेट चैम्पियनशिप में भी थर्ड आई हूँ चेस में। तो उस तरह से इतनी ज़्यादा रुचि ना होने के बावजूद, क्योंकि मेरा भाई खेल रहा था, उसके वजह से मैंने चेस खेलना चालू किया, और अभी भी मैं कभी कभार खेलती। अच्छा, तो चेस की ही बात को आगे बढ़ाते हैं। नॉर्मली आप क्या होता है कि बच्चे छोटे होते हैं तो शरारती होते हैं। आपने ऐसी कौन सी शरारत की थी बचपन में जो लोगों को आप बताना चाहती है? तो अगर चेस की बात करें, तो चेस टूर्नामेंट्स में क्योंकि मेरा भाई इतना अच्छा खेलता था, तो अंकलेश्वर में जहाँ पर हम लोग रहते थे, वहाँ पर काफ़ी ऐसा उसका नाम था कि प्रतीक मोहन है, तो वो बहुत अच्छा चेस प्लेयर है। तो सपोज़ मेरा कोई मतलब कि ओपोनेंट होता था जो उसको जानता था कि प्रतीक मोहन अच्छा चेस प्लेयर है। और एक बार ऐसा हुआ था कि टूर्नामेंट में मैं किसी के सामने खेल रही थी, और वो मुझसे जीत रहा था चेस बोर्ड पे, और उसका दोस्त था जो दूसरे के खिलाफ खेल रहा था। तो उसने उसको बताया कि वो जीत रहा था, मेरे जो सामने था, उसको बताया कि तू जानता है ये किसकी बहन है? तो उसने पूछा कि नहीं किसकी, तो उसने बोला कि प्रतीक मोहन की। तो वो इतना डर गया बेचारा कि उसने वहीं पर रिज़ाइन कर दिया। अच्छा। और फिर एक और इंसिडेंट हुआ था जब मैं बहुत ही छोटी थी, आई थिंक 6 या 7 साल की होंगी। तब एक टूर्नामेंट में वो मैंने चेस में क्या होता है कि हम लोग चेक देते हैं और फिर चेकमेट होता है। तो मैंने चेक दिया अपने क्वीन के साथ सामने वाले को, और वो मेरा क्वीन काट रहा था क्योंकि मेरा क्वीन सपोर्टेड नहीं था। तो मैंने उसको बोला कि जब चेक देते हैं तब जो चेक दे रहा है पीस उसको नहीं काट सकते, जो एक गलत चीज़ थी, पर क्योंकि रूल ऑन द गो चेंज कर दिया मुझे सूट करने के लिए। तो ये सब शरारतें तो की हुई है। बढ़िया है। बच्चे तो शरारत करते ही, अभी तो फिर धीरे धीरे आपने सीखा कि रूल्स क्या होते हैं, और फिर आप अपने आप काफ़ी गंभीर हुई अपने स्पोर्ट्स के प्रति। प्रज्ञा, दूसरा जो बात है कि जो ये ट्रायथलॉन है, ये काफ़ी यूनिक गेम है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। पहले तो आप ये मैं प्रश्न में आऊँगा लेटर,
कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आप थे, आपने साइंस ली 11th-12th में, तो ये साइंस, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, इन सब का सम्मिश्रण कैसे हुआ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हमारे दर्शकों के लिए होगा, ये बताइए। तो मैं बचपन से अबव एवरेज स्टूडेंट थी स्टडीज़ में, मतलब कभी टॉपर नहीं रही, बट अच्छे मार्क्स आ जाते थे। तो जब 10th के बाद स्ट्रीम चूज़ करने का आया तो मैंने कहा कि मेरा कोई ऐसा प्रायोरिटी नहीं था कि मुझे बड़े हो के यही पढ़ाई करनी है कि इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है। तो मैंने सोचा कि साइंस क्यों नहीं ले लेते ताकि सारे स्ट्रीम्स खुले रहें। तो मैंने 11th-12th में साइंस किया, जो मतलब ठीक ठाक किया मैंने। एंड फिर जब 12th ख़त्म होने वाला था तब मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स होता है जो काफ़ी मतलब कि काफ़ी कठिन होता है, बट उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई है। मतलब कि जब तुम पास हो जाओगे उसके बाद पैसे अच्छे मिलेंगे। तो एक मिडिल क्लास फैमिली से आने का फिर तो वही होता है कि जितना कठिन कोर्स हो उतना बेटर है फ्यूचर के लिए। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फिर उस हिसाब से मैंने चालू किया। एंड जब 12th हो गया फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरमीडिएट एग्ज़ाम होता है और उसके बाद फाइनल्स होता है आर्टिकलशिप के बाद। तो वो जर्नी मैं मतलब कि चल ली और उसके साथ साथ ही ट्रायथलॉन हुआ। मैं 2012 में अपने स्कूल से ग्रेजुएट हुई। उसके बाद 2012 में मैंने रनिंग चालू किया था, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, मतलब मैं हाफ मैराथन्स भागती थी। और जो क्लब मैंने ज्वाइन किया था वो एक मतलब ये अहमदाबाद डिस्टेंस रनर करके एक क्लब है, वो मैंने ज्वाइन किया था, जिनके साथ मैं ट्रेनिंग करती थी भागने की। वो लोग वीक में एक बार साइकिलिंग के मतलब साइकिल भी करते थे, तो 3 दिन हम लोग भागते थे और 1 दिन साइकिलिंग करते थे। तो धीरे धीरे मेरा साइकिलिंग भी अच्छा होते गया। एंड फिर 2013 की बात है, 2013 जनवरी, ये तब दौरान था जब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और वो अब थे तो काफ़ी स्पोर्टिंग और कल्चरल इवेंट्स अहमदाबाद में स्पेशली हो रहे थे। तो अहमदाबाद साइक्लोथलॉन पहली बार हुआ था 2013 में, और तब वो मेरा पहला कॉम्पिटिटिव साइकिलिंग था जिसमें मैंने पार्ट लिया। 50 किलोमीटर की रेस थी और मैं उसमें जीत गई और उसमें मैं फर्स्ट आई और मुझे 1 लाख रुपए मिला। तो वो एक बहुत ही बड़ा मोमेंट था कि मैंने रियलाइज़ किया कि मैं स्विमिंग में हमेशा से अच्छी थी, मैं एक नेशनल स्विमर थी। और फिर मैंने रनिंग भी स्कूल में चालू कर दिया था, 8-10 किलोमीटर की रेसेस भी मैं भागती थी अहमदाबाद में, तो मैं उसमें भी अच्छी थी। अब मुझे पता चला कि मैं साइकिलिंग में भी अच्छी थी। तो मैंने फिर 2013 में सोचा कि क्यों नहीं ट्रायथलॉन ट्राई करती, जो एक कॉम्बिनेशन स्पोर्ट है तीनों का। और 2013 में मैंने पूरा ट्रेनिंग किया उसका, और यही दौरान था जब मैं अपने इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ाई कर रही थी। तो 2014 जनवरी में मैं फिर नेशनल चैम्पियन बन गई, जो मतलब एक मतलब कि वो मैं सोच के नहीं गई थी कि मैं नेशनल चैम्पियन बनूंगी। मतलब हम लोग जब नेशनल चैम्पियनशिप के लिए गए थे, स्टेट चैम्पियनशिप मतलब कि करके, तो हम लोगों ने सोचा था कि हम समझेंगे कि नेशनल्स में कैसा कंपटीशन होता है और नेक्स्ट ईयर शायद ट्राई करेंगे। पर मैं नेशनल चैम्पियन पहले ही साल में बन गई, जो एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था, जिसके वजह से मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर्स भी मिले। उसी साल फिर मैंने इंटरनेशनल रेसेस भी किया। तो ये दौरान था जब मैंने मतलब कि ऐसे मैंने ट्रायथलॉन चालू किया और चार्टर्ड अकाउंटेंसी पैरेलली चला। और फिर 2017 में मैंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स ख़त्म किया, जिसके बाद मैंने ट्रायथलॉन फुल टाइम 2017 में अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स ख़त्म किया। हाँ। बहुत अच्छी बात है, आप अपने आप को ऐसा बोल रही कि मैं एक अबव एवरेज स्टूडेंट हूँ। आपने सीए के लिए तो कोचिंग ही नहीं लिया। तो ये तो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये पूरा मतलब विरोधाभास है ये। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंसी मैंने जो कोर्स मतलब लोग ऐसे हैं कि 2-2, 3-3 ट्रायल के बाद भी पास नहीं होते और आपने एक ही ट्रायल में निकाल लिया हो और विदाउट एनी कोचिंग। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स जहाँ तक मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लेंदी है, उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो उस कोर्स को ऐसा है कि आपको अपना टाइम देना पड़ता है। वो आप ये नहीं सोच सकते कि 1 या 2 महीने में पढ़ के पास हो जाए। आपको वो 6-7 महीने डेडिकेटेड स्टडी देना ही पड़ता है उस कोर्स को।
तो मुझे ऐसा लगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड प्लस वो आर्टिकलशिप जो हम लोग 3-3.5 साल की करते हैं, उसमें इतना प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो फाइनल एग्जामिनेशंस होता है उसमें काफ़ी हमें ईज़ होता है, क्योंकि हम लोग ने प्रैक्टिकली वो सब काम किया होता है। तो मुझे तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करने में बहुत मज़ा आया था। मुझे रोज़ ऑफिस जाने में, लोगों से इंटरेक्ट करने में और समझने में कि कैसे एक कंपनी पूरी चलती है, वो उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। 1 साल कॉलेज भी कर ली कि कॉलेज लाइफ कैसी होती है देखने के लिए। हाँ, मतलब वो बॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं ना कि कॉलेज में आके सब डांस करते हैं, तो मजे मतलब करते वो हैं। एंजॉय किया कि नहीं किया कॉलेज हाँ में? हाँ, वो सब पूरा फ्रेशर्स पार्टी हुआ था, सब कुछ हुआ था। तो 1 साल में मतलब HLIC में थी, HLIC में। तो मतलब बहुत ही मज़ा आया और वहाँ के जो फ्रेंड्स बने हैं वो अभी तक मेरे फ्रेंड्स हैं। तो मतलब बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था। और क्योंकि वो HLIC की थोड़े मतलब कि वो जस्ट स्टार्ट ही हुआ था तब, कॉलेज आई थिंक 3-5 साल ही हुए थे उस कॉलेज को, तो बहुत ही नया मैनेजमेंट था, वो भी सीखने की कोशिश कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा टाइम था मेरा कॉलेज। बहुत बढ़िया। आप तो पढ़ने में लिखने में भी इतने ब्रिलियंट हो, खेलने कूदने में भी इतने ब्रिलियंट हो, तो ये आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो आज की जनरेशन के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो प्रज्ञा, दूसरा जो प्रश्न है कि आपने बोला कि ट्रायथलॉन ट्राई करके देखते हैं, लेकिन एक सीरियसनेस भी होता है पर्टिकुलर कोई स्पोर्ट्स के प्रति, तो वो गंभीरता कब से बनी आपकी कि मुझे इसमें ही जाना है, ये मुझे अपना पैशन बनाना है इसको? तो जैसे मैंने बताया कि 2013 में मैंने सोचा ट्राई करके देखते हैं। फिर जब 2014 में मैं नेशनल चैम्पियन बनी, फिर साउथ एशियन में मैं सेकंड आई थी, फिर थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर हुआ, वापस नेशनल्स आया। तो उस दौरान वो थोड़ा पैशन टाइप था, मतलब वो था कि अभी देखते हैं क्या होता है। फिर जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स 2017 में फिनिश किया, तब तक मेरा स्पोर्ट उसके साथ ही चल रहा था। उसके बाद जब 2017 में एक डिसीजन मेकिंग आया कि जॉब करना है, प्रैक्टिस करना है या स्पोर्ट्स में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना है, तब थोड़ा सीरियसनेस आया कि ट्रायथलॉन को फुल टाइम लेना है। तो फुल टाइम का मतलब ये भी होता है कि उससे पैसे कमाने हैं, उससे लाइफ एक सस्टेन करना है। तो तब थोड़ा सीरियसनेस आया था कि मतलब अब थोड़ा सीरियसली इसको परस्यू करना है। तब मैं इंटरनेशनल कोचेस के पास भी पहली बार गई थी, ऑस्ट्रेलिया गई थी मैं पहली बार 3 महीने के लिए। तो तब एक सीरियसनेस आया था कि मतलब अब बाहर आए हैं, अच्छे से ट्रेन करना है, एकदम डिसिप्लिन्ड रहना है। और फिर जब 2018 और 17 में मैंने ट्रेन किया बाहर, और फिर 2019 में मैं वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हो गई, उसके बाद तो मतलब ऐसा था कि ओके, मतलब मैं इसमें वर्ल्ड लेवल तक जा सकती हूँ, और फिर ऐसा हुआ कि वर्ल्ड लेवल पे अच्छा क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो तब से आई थिंक और सीरियसनेस बढ़ गई टुवर्ड्स दिस स्पोर्ट। एंड पूरा पैंडमिक के वक्त मैं ऑस्ट्रेलिया में थी और मेरी ट्रेनिंग, ऑल्दो कि हमारे कॉम्पिटिशन्स नहीं हो रहे थे, सारे जो कॉम्पिटिशन्स थे वो कैंसिल हो गए थे या पोस्टपोन हो गए थे, तब भी मैं पूरे ट्रेनिंग में रही और मैंने ये इंश्योर किया कि ये मैं डीमोटिवेट ना हूँ कि कॉम्पिटिशन्स नहीं हैं, और अपने एक लाइन में मतलब कि कभी ना कभी तो वापस आएंगे कॉम्पिटिशन्स, तो उस मोटिवेशन के साथ ट्रेनिंग चालू रखी। चलो अच्छा है, परिवार का सपोर्ट तो था आपके प्रति। पीछे मैं थोड़ा स्कूल में लेके जाता हूँ आपको। एक ऐसी घटना घटी थी, आपको आईपॉड चाहिए था, तो वो घटना क्या है, फिर आपके पेरेंट्स ने आपको जो सीख दी, तो और आपका फिर माइंड उस तरफ डाइवर्ट हुआ, वो घटना क्या थी, वो बताइए। तो मैं 10th स्टैंडर्ड में थी और मुझे तब मतलब फ़ोन इतने कॉमन नहीं थे, और ये 2009 की बात होगी। तो सब मेरे थोड़े बहुत जो मेरे स्कूल मेट्स थे, मेरे क्लासमेट्स थे, उनके पास आईपॉड थे म्यूज़िक सुनने के लिए। तो मुझे भी हुआ कि सबके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो मैंने अपने घर पे आके बोला कि मुझे आईपॉड चाहिए, और जैसे ही मैंने बोला वैसे ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोल दिया कि नहीं मिलेगा। तो मैं मतलब कि वो रिवोल्ट स्टेज पे आ गई कि ऐसे कैसे, मुझे कैसे नहीं मिलेगा।
और फिर मैं उनको बोलने लगी कि आप लोग बहुत ही कंजूस हो, आप लोग मुझे प्यार नहीं करते हो, आप मैं कुछ मांग रही हूँ तो आप दोगे नहीं, पूरा वो मेलोड्रामा सीन हुआ। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि ठीक है जाके पूछ के आओ कि मतलब कि कितने में मिलेगा। तो मैं सारे मतलब कि जो डिजिटल स्टोर्स थे वहाँ पर जाके पूछ के आई कि कितने में मिलेगा आईपॉड। ये थोड़े बहुत सब्स्टिट्यूट भी देखे, वो MP3 प्लेयर्स आते थे, वो सब जो थोड़े सस्ते थे, तो वो सब आके बताया। तो मतलब ऐसे 5 से 10 हज़ार का था। तब तो मुझे लगा कि 5 से 10 हज़ार के लिए इतना क्यों चिक चिक कर रहे हैं मेरे माँ बाप। और फिर उन लोगों ने कहा कि एक वो और फिर उन्होंने मतलब कि मैं उनको फिर ब्लेम करने लगी कि और कंजूस हो आप लोग, 5 से 10 हज़ार के लिए इतना ज़्यादा सोच रहे हो, वैसा सब। तो उसके बाद उन लोगों ने मुझे कहा कि एक लिस्ट बनाओ कि तुम्हारे स्पोर्ट्स में, जब मैं स्विमिंग कर रही थी तो कितना खर्चा होता है, और जो तुम्हारा सबसे रिचेस्ट पर्सन होगा, जो सारे गैजेट्स होंगे, जिसके पास तुम्हारा क्लासमेट होगा उसके पास कितने गैजेट्स होंगे, उसका एक लिस्ट बनाओ। तो जब वो लिस्ट बनाया तब मुझे समझ आया कि मेरे मम्मी पापा जो मेरे ऊपर स्पेंड कर रहे थे, मेरे स्पोर्ट्स में, मेरा ट्रैवल, नेशनल चैम्पियनशिप के लिए सब मिला के बहुत ज़्यादा था, कोचेज़ और ये सब, कंपेयर टू अगर मेरे पास सारे गैजेट्स होते उसके कंपैरिजन में। तो तब मुझे समझ आया कि स्पोर्ट्स और मेरे मम्मी पापा कंजूस नहीं हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो लोग मेरे लिए इतना स्पेंड कर रहे थे ऑन द थिंग दैट आई लाइक, मतलब मेरे पैशन के लिए। तो आई थिंक तब से मेरा वो डेडिकेशन टुवर्ड्स स्पोर्ट्स की, मतलब मैं तब तक स्पोर्ट्स मतलब ठीक है कर रहे हैं उसके हिसाब से कर रही थी, बट तब समझ आया कि स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं। जी जी जी, तो बिल्कुल हर एक के पेरेंट्स सपोर्टिव ही होते हैं और हमारे भले के लिए ही हमारे माँ बाप सोचते हैं। ये जो स्पोर्ट्स की बात की आपने प्रज्ञा, 2017 में आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स ख़त्म किया और फिर आप फुल फ्लेज लेवल पे इस पे आ गए, क्योंकि आपके मन में जो द्विधा थी वो द्विधा दूर हो गई कि अभी तो मुझे इसमें ही जाना है। अभी फिर आपने इस पैशन को कैसे अडॉप्ट किया वहाँ से? सो 2017 में मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी। वो जो अनुभूति है, हाँ, पहली बार आउट ऑफ इंडिया जाना, हाँ, वो कैसी अनुभूति थी? मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मतलब मैं पहली बार इतने लंबे समय के लिए बाहर जाऊंगी, और वो भी अकेले जा रही थी। तो अच्छा, आपके साथ कोई नहीं था उस नहीं, टाइम मैं पे? अकेले ही जाती हूँ बाहर। तो वो पहली बार था, तो एक्साइटमेंट भी थी, थोड़ी नर्वसनेस भी थी। और मुझे याद है कि मेरा तब ऐसी फ़्लाइट थी कि मैं पहले कोलंबो जा रही थी, कोलंबो से सिंगापुर और फिर ऑस्ट्रेलिया, तो काफ़ी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी। तो मैंने हर जगह बहुत मज़े किए। और फिर जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंची, मेलबर्न पहुंची, वहाँ पर फिर हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे जिन्होंने मेरे को एयरपोर्ट से पिकअप किया और उनके साथ में रही। तो मतलब स्टार्टिंग में सब अच्छा था। उसके बाद वहाँ पर एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ था जो मैं शेयर करना चाहूँगी। मेरा सुबह 5:30 बजे प्रैक्टिस होता था, तो मैं 5 बजे घर से निकलती थी ताकि मैं मेट्रो पकड़ के 5:30 बजे अपने प्रैक्टिस लोकेशन पे पहुँच सकूँ। तो अंधेरा होता था तब, तो मेरा मेट्रो स्टेशन 1 किलोमीटर दूर था मेरे घर से। तो मैं एक दिन चल के जा रही थी और वहाँ पर क्या होता है कि जो डस्टबिन होता है उसका निकालने का एक डे होता है, मतलब कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक दिन होता है। तो वो दिन था, मतलब आई थिंक थर्सडे था वो। तो एक बंदा वो डस्टबिन निकाल रहा था अंधेरे में। तो जैसे हॉरर स्टोरीज़ में नहीं होता कि वो डेड बॉडी डस्टबिन में डाल के वो ले जाते हैं, तो एकदम वैसी फीलिंग आई। और जो मैं वहाँ से 1 किलोमीटर जो मेट्रो स्टेशन तक भागी हूँ, इतना स्पीड में, आई थिंक आज तक मैं रेस में उतना फास्ट नहीं भागी हूँ, क्योंकि मैं इतना डर गई थी। और मतलब वहाँ पर वो एक्सपीरियंस अच्छा भी था और मतलब थोड़ा मतलब कि बहुत कुछ सिखाया भी उसने, क्योंकि मैं अकेली रही वहाँ पर ऑलमोस्ट 2 महीने। तो मतलब काफ़ी कुछ सीखने मिला। जैसे कुकिंग मुझे नहीं आता था, तो कुकिंग का बेसिक सीखा, कैसे सरवाइव करना है एक नए कंट्री में जहाँ पर मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानती थी। तो वो सब बहुत कुछ सीखने मिला। और अपार्ट फ्रॉम दैट स्पोर्ट्स के प्रति, मतलब कि नए एक इंटरनेशनल कोच जिसको इतना एक्सपीरियंस था, उनके साथ कोचिंग किया।
तो काफ़ी कुछ स्पोर्ट्स स्किल्स पता चले और मेरे स्पीड्स और टेक्निक्स ऑब्वियसली बेटर हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरी बात ये पूछना चाहता हूँ प्रज्ञा कि आप यहाँ पे भी खेलते हो, यहाँ के कोचेस वगैरह है और इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने खेला, तो अगर हम कुछ कंपैरिजन करें कि वहाँ के एथलीट्स वगैरह में और कोचेस में और यहाँ पे, ये क्या अंतर आपने पाया? तो वहाँ पर बोला जाए तो मतलब कोचेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है वहाँ पर, क्योंकि ये स्पोर्ट काफ़ी अरसों से चला आ रहा है। तो वहाँ पर जो लोग हैं और जितने लोग वहाँ कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, जैसे इंडिया से कंपेयर करें तो उस वजह से भी क्या होता है कि एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड हो जाता है जिसमें कोचेस भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट भी है। तो कोचिंग की पर से बात करें तो क्योंकि एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो उनको पता है कि अगर ऐसा एथलीट बोल रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं, जबकि यहाँ के कोचेस अभी भी सीख रहे हैं। तो वो डिफरेंस आ जाता है। और फिर मैं मतलब इंटरनेशनली इसलिए भी जाती हूँ क्योंकि जो लोग हैं जिनके साथ मैं ट्रेन करूँगी तो वो भी कैसे किस लेवल के हैं, तो जैसे मेरे कॉम्पिटिटर्स बेटर होते हैं तो मैं भी बेटर होती हूँ, वैसे ही अगर मैं जिनके साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ वो अच्छे हैं तो मैं उनके जैसे अच्छी बन सकती हूँ। तो वो यहाँ पर थोड़ा अभी इंडिया में धीरे धीरे लोग ट्रायथलॉन को अपना रहे हैं, तो उतने ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो जैसे वहाँ पर रोड्स में साइकिलिंग लेन्स होती हैं अलग से, जिसमें सेफ्टी होती है कि जहाँ गाड़ियाँ नहीं आती हैं, तो वो अभी इंडिया में नहीं है। जैसे यहाँ पर तो हम लोगों को 7:30 के बाद ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम लोग साइकिलिंग बाहर नहीं कर सकते हैं। तो और फिर यहाँ पर थोड़ा अभी जैसे समर है तो वेदर का भी इशू होते हैं कि हम लोग दोपहर में बाहर ट्रेनिंग नहीं कर सकते। वहाँ पर वेदर सपोर्टेड होता है, मतलब वहाँ पर 30 के ऊपर टेम्परेचर रेयरली जाता है, तो हम लोग दिन में भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। फिर वहाँ पर वेलोड्रोम्स है जिसमें मतलब कि खाली वो साइकिलिंग का जैसे इंडोर स्टेडियम जैसा है, तो वहाँ पर साइकिलिंग हम लोग कभी भी कर सकते हैं, अच्छे स्पीड्स पे कर सकते हैं विदाउट कि मतलब ट्रैफिक है, गाड़ियाँ हैं, वो सब नहीं होती है। और फिर मतलब इन जनरल ट्रैक्स और स्विमिंग पूल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। और जैसे मेरे स्पोर्ट में हम लोग हमारा कंपटीशन ओपन वाटर्स में होता है, मतलब स्विमिंग पूल में नहीं होता है, लेक, रिवर या सी में होता है। तो वहाँ पर मतलब जैसे अहमदाबाद में बोला जाए तो कोई लेक या सी नहीं, रिवर नहीं है जहाँ पर मैं स्विमिंग कर सकती हूँ क्योंकि वो साफ़ नहीं है। तो वहाँ पर वो सब भी मिल जाता है जिसमें हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उसका थोड़ा टेक्निक्स स्विमिंग पूल से अलग होता है। जी जी, जाहिर सी बात है, इतनी लंबी सफ़र आपने तय की है तो काफ़ी हर्डल्स भी आए, मुश्किलियाँ भी आई, 5 बार आपका एक्सीडेंट भी हुआ, तो उससे आप कैसे बाहर आई? तो एक्सीडेंट्स मेरे काफ़ी हुए हैं, साइकिलिंग में स्पेशली हुए हैं, क्योंकि साइकिलिंग में क्या होता है कि हमारे स्पीड्स बहुत ज़्यादा होती है जबकि ब्रेक्स उतने इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं उन स्पीड्स के लिए। तो मतलब जैसे अहमदाबाद में भी मेरा एक्सीडेंट एक SUV कार के साथ हुआ था यहाँ पर 2015 में, और तब तो मेरा मेमोरी लॉस भी हो गया था, मतलब मुझे वो याद नहीं है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था। और मेरे माँ बाप तो बहुत डर गए थे, मतलब कि वो जो फिज़िकल इंजरीज जो बाहर दिख रही थी वो सब छोड़ के वो लोग मुझे न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले गए कि मतलब मेंटली मैं भूल गई थी कि एक्सीडेंट हुआ भी है और कैसे हुआ है। तो ऐसे सब एक्सीडेंट्स होते हैं। अभी नवंबर लास्ट ईयर मेरा एक साइकिलिंग नेशनल चैम्पियनशिप में एक्सीडेंट हुआ जहाँ पर हम लोग 30 लोग एक साथ साइकिलिंग कर रहे थे और 80 किलोमीटर की रेस थी, और लास्ट 500 मीटर में हमारा एक्सीडेंट हो गया जिसमें से 30 में से ऑलमोस्ट आधे लोग गिर गए, और जब मैं गिर गई उसके बाद मेरे ऊपर से 3-4 साइकिल्स गई हैं, तो वैसा सब होता है। तो उन सब चीज़ों से निकलना मतलब कि काफ़ी डीमोटिवेटिंग हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि हम लोग अच्छे, मतलब मैं जैसे ये रेस में जो नवंबर में थी मैं बहुत ही अच्छे फॉर्म में थी, मैं जीत सकती थी वो रेस, बट 500 मीटर पहले हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो ये काफ़ी डीमोटिवेटिंग भी होता है काफ़ी बार कि मतलब हम जीतते जीतते हार गए। और तो मतलब
और इसमें क्या होता है, इसके बाद 2 महीने का रेस्ट लेना पड़ा मुझे, क्योंकि मतलब फिज़िकल इंजरीज इतनी सारी हो गई थी। मुझे राइट एंकल पे काफ़ी बड़ी चोट लगी थी, तो मैं चल भी नहीं पा रही थी 3 हफ्ते तक, तो मैं बेड रिडन थी। तो ऐसे टाइम में आई थिंक मेंटली स्ट्रॉन्ग होना और एक सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है, और एक सपोर्ट ग्रुप होना, मतलब जो मतलब पेरेंट्स, फ्रेंड्स, मेंटर्स, इवन स्पॉन्सर्स जो तुम्हें सपोर्ट करे उस टाइम पे, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मतलब स्पेशली ऐसे टाइम पे जब मतलब मैं खुद से सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रह पाती हूँ, वो लोग मुझे मोटिवेट करते हैं और वो लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं, इससे बेटर ही होगा। बिल्कुल, आपके माता पिता ही आपके सबसे बड़े मोटिवेटर है। आपके पिताजी तो आपको कोचिंग भी हाँ, वो देते मेरे हैं, कोच है, गुरु है, फ्रेंड, हाँ, फिलोसोफर, गाइड आप बोल right, सकते हो yes. उनको। प्रज्ञा, दूसरी जो बात है कि जैसे कि आपने तो ये एक डीमोटिवेशन होता है, दूसरा सोसाइटी की ओर से भी एक डीमोटिवेशन मिलता है, उससे आप कैसे टैकल करती हो और उससे कैसे बाहर आती हो? जैसे सोसाइटी की बात की जाए तो इन जनरल सोसाइटी काफ़ी मतलब कि रेजिस्टिव होती है कि कुछ आप नया सोचो या कुछ नया पार्ट लो जो लोगों ने किया नहीं हो। मतलब वो बोलते हैं ना, रोड लेस ट्रैवल्ड, तो लोग उसमें मतलब कि इन जनरल इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं होते हैं। तो सोसाइटी से मतलब मैंने धीरे धीरे ये समझा है, सीखा है कि मतलब सोसाइटी हमारा हमेशा ऐसा नहीं होता कि भला नहीं चाहती है। सोसाइटी भले के लिए बोलती है, बट कभी कभार उनको इग्नोर भी करना पड़ता है ताकि तुम आगे बढ़ सको। और मतलब अब जब लोग फेम और सक्सेस देखते हैं कि अच्छा कर रहे हो तुम, तब बहुत लोग सपोर्टिव भी हो जाते हैं। जैसे मतलब मेरे काफ़ी रिलेटिव्स हैं जो पहले इतने सपोर्टिव नहीं थे, या फिर पहले सोचते थे कि लड़की क्या कर रही है, पर अब काफ़ी मतलब उन लोगों को भी प्राउड फीलिंग होती है कि मतलब जब वो लोग मेरा नाम न्यूज़पेपर या कहीं पर पढ़ते हैं और देखते हैं कि मतलब मैं अच्छा कर रही हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अंत में 2 प्रश्न। प्रज्ञा मोहन का फ्यूचर प्लान क्या है? क्या ड्रीम है प्रज्ञा मोहन का कि मुझे ये अचीव करना है? तो मुझे ओलंपिक ट्रायथलॉन ओलंपिक्स में 2000 से है, पर आज तक कोई इंडियन वहाँ पर क्वालिफाई करके ओलंपिक्स में नहीं जा पाया है। तो मुझे पहला भारतीय बनना है जो ओलंपिक्स गेम में ट्रायथलॉन में इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके, और इसके लिए पूरी मैं जी जान मेहनत कर रही हूँ ताकि ये 2024 में मैं साकार कर सकूँ। और अंत में दूरदर्शन के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को और आज की जो युवा पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग कुछ ना कुछ जो आपको पसंद है वो कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उससे करियर बनाएं, पर आप खुश रहिए, और अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से कीजिए, और उसमें बस मज़े कीजिए। और जर्नी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डेस्टिनेशन तो आप पहुँच ही जाओगे। तो जर्नी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डेस्टिनेशन पे आप पहुंच ही जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा, ज़िंदगी कैफ़े संवाद नो हिलारो कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, ये थी ट्रायथलेट प्रज्ञा मोहन, जिन्होंने अपनी सफलता के बारे में बात की, अपने बचपन के बारे में बात की, अपने स्पोर्ट्स के प्रति लगाव के बारे में बात की, अपनी विफलताओं के बारे में बात की, और जो हर्डल्स आए उन्हें अपने जीवन में, उनसे वो कैसे उभरी उसके बारे में बात की। प्रज्ञा के साथ बात करते हुए मुझे एक 2 पंक्तियाँ याद आती है कि अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिखते। शायद प्रज्ञा 2024 में ओलंपिक्स में अपनी जगह बनाकर अपनी कहानी इस संघर्ष से लिख ही देंगी। और इसी विचार के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले रविवार को फिर से एक नए अतिथि के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।